Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. वेलकम बैक गाइस। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे जो पिछले लेक्चर्स गुजर चुके हैं हम लोगों ने उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था और उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप्स जो तीन टाइप्स हैं उसकी, ठीक है। उसमें हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारे पास डिफरेंट डिग्रीज थी जिनको हम लोगों ने यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, इस तरीके से परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक की कैटेगरीज में जो है हम लोगों ने उनको स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने आगे ये देखा था कि मेजरमेंट टेक्निक्स जो हैं, मेजरमेंट्स टेक्निक्स वो किस तरीके से होंगी। उसमें हम लोगों ने टोटल आउटले मेथड पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से उसमें हम लोगों ने परसेंटेज मेथड पढ़ा था और फिर उसके बाद हम लोगों ने जियोमेट्रिक मेथड पढ़ा था, पार्डन माय राइटिंग। सो हम लोगों ने ये कुछ पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में ऐड कर देता हूँ। आप उधर से क्लिक करके आपको यहाँ पे कार्ड होगा वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके और वहाँ पे आप उसको हमारा जो आज का लेक्चर है वो पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है और उसमें हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको पढ़ेंगे कि वो हमारे पास क्या है। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एज इट्स नेम सजेस्ट्स कि ये जो है हमारे पास ये क्या होता है। हमारे पास ये असल में हमारे पास इनकम की वजह से हमारी जो डिमांड होती है उसमें जो चेंज होता है या उसमें जो चेंज आता है उसको हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ओके, नाउ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास जो है ये जैसे कि मतलब अगर वो हो कि जी इट रेफर्स टू या इट रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड which is as the result of given change in इनकम होगा। इनकम की वजह से आपके पास क्या होगा ये इसको डिटरमिन किया जाएगा एंड इट कैन बी मैथमेटिकली इट कैन बी कैलकुलेटेड एज वो हमारे पास क्या होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा हमारे पास डेल क्यू ओवर डेल आई मल्टीप्लाइड बाय आई ओवर क्यू। सेम वही फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, अगर हम लोग इसको इसकी एक एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नाउ अगर इसको देखें कि जी डेल आई इसमें हमारे पास जो होता है डेल आई वो हमारे पास चेंज इन इनकम होता है, ठीक है। इसी तरीके से डेल क्यू जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से आई जो है वो हमारे पास इनकम को रिप्रेजेंट करता है और क्यू जो है वो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जांपल अगर हम लोग इसकी देख लें कि जी एग्जांपल क्या होगी इसकी, ठीक है। एग्जांपल में हमारे पास है सबसे पहले ठीक है कि जी अगर एक शख्स की जो इनकम है वो लेट्स से हमारे पास है 100 रुपीज अ डे, ठीक है जी, तो वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी, ठीक है जी, क्यू डी जो होगा उसका फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का मैं कहता हूँ कि जी वो 50 यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से जब उसकी क्वांटिटी डिमांड जब उसकी इनकम बढ़ेगी हमारे पास वो 200 तक जाती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100 यूनिट तक जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा 100 रुपए दिन के कमा रहा है और वो क्या कहता है कि जी वो उसमें से फॉर एग्जांपल 50 रुपए की कोई चीज ले लेता है, ठीक है, और उसके बाद वो मतलब रूखे सूखे में गुजारा करता है, मुश्किल वक्त के लिए थोड़े से पैसे बचा के रखता है कि जी कभी हो जाता है हॉस्पिटल आना जाना पड़ जाता है तो वो उस हिसाब से करता है। लेकिन जब उसके पास उसकी इनकम डबल होगी तो फिर वो क्या करेगा, उसकी सेविंग भी डबल हो जाएगी और उसकी जो लागत है
ठीक है जी, उसका जो खर्च है वो भी हमारे पास वो डबल कर देगा, अच्छा खाएगा, थोड़ा सा अपने आप पे लगाएगा। सो ये उस हिसाब से है कि जी आपकी इनकम जो है वो बढ़ी। नाउ इसमें हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी जो है हमारे पास वो क्या आई है, वो हमारे पास आई है 50 माइनस 100, यानी कि हमारे पास -50 आई। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यहाँ पे माइनस साइन को हम लोग निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास 50 आई है उसका चेंज इन इनकम। सेम इज द केस विद हमारे पास डेल आई जो है वो हमारे पास 100 माइनस 200 आया है, तो वो हमारे पास 100 आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसी तरीके से आई जो है वो हमारे पास क्या है, वो 100 है हमारे पास, और क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, वो 50 आ रहा है। सो जब हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था कि क्या था हमारे पास, डेल आई ओवर डेल क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाइड बाय आई ओवर क्यू आ जाएगा हमारे पास। उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 50/100 मल्टीप्लाइड बाय 100/50, सो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सो अब क्या था हमारे पास इस केस में, द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, सो इनकम इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू यूनिटी, बिकॉज हमारे पास जितनी उसकी डिमांड बढ़ी है, ठीक है, उस हिसाब से ही उसकी क्या हुई है, इनकम भी बढ़ी है। अगर पहले वो 50 रुपए खर्च कर रहा था या 50% अपनी सैलरी का खर्च कर रहा था, तो अभी भी वो 50% ही अपनी सैलरी का जो है वो खर्च कर रहा है, 50% से वो आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। पहले उसकी 100 रुपए दिन की दिहाड़ी थी, तो उसमें से 50 रुपए जो है वो खर्च कर रहा था। अभी उसकी 200 रुपए दिन की दिहाड़ी है, तो वो उसमें से 100 रुपए खर्च करता है। 50 इसका 50% है और 100 इसका 50% है, सो उसका 50% ही आया। सो उसकी जो आपकी इनकम की वजह से आपकी उसमें जो चेंज आया वो नहीं आया, मतलब आपकी इलास्टिसिटी जो है ना वो सेम रही है, यूनिटी पे रही है हमारे पास। जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उतना ही आपका क्या बढ़ा है, उतना ही आपका खर्च बढ़ा है, उतना ही आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अगर इन केस हमारे पास एक इसका एक केस होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी जो है हमारे पास, ठीक है, ऑफ डिमांड, उसकी अगर हम लोग बात करें कि जब हमारे पास डिमांड ऑफ द कमोडिटी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन हो, ग्रेटर डिमांड हो हमारे पास एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द इनकम, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई है हमारे पास। ओके, इसी तरीके से नेगेटिव इलास्टिसिटी जो है हमारे पास, नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होता है कि व्हेन इंक्रीज इन इनकम इज accompanied by a fall in quantity of the commodities purchased, आमदनी में इजाफे से जो है क्या हो कि जी आमदनी में आपका इजाफा ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप चीजें उतनी नहीं खरीद रहे, आपकी जो डिमांड आ रही है या आपका जो खर्चा है या एक्सपेंडिचर जो है आपका वो क्या हो, वो हमारे पास क्या हो, वो कम हो। आमदनी ज्यादा हो लेकिन खर्चा जो है वो कम हो, उसको हम लोग कहते हैं। तीसरा हमारे पास जो है वो क्या है, वो है हमारे पास जीरो इनकम इलास्टिसिटी। Now, zero income elasticity क्या है, when there is no rise in the demand for the commodities with the rise in income, it is called as zero income elasticity। कि जी आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है लेकिन आपकी जो डिमांड है वो क्या है, वो आपके पास सेम रही है, तो इसको हम लोग जीरो इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है, ठीक है जी, वो है क्या, वो है हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि जी जब आपके पास प्राइस ऑफ वन गुड जो है वो अफेक्ट करे द डिमांड ऑफ एन अदर गुड, ठीक है जी, जब चाय की प्राइस आपके पास बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी कॉफी की जो डिमांड है वो क्या हो जाए, वो आपके पास वो ज्यादा हो जाए, ठीक है जी, कि जी चाय की डिमांड आपके पास कम हो जाएगी और कॉफी जो है लोग पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कमोडिटी है, जैसे अब आप लोग कह सकते हैं कि जी टमाटर और दही एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है, ठीक है जी। नाउ टमाटर जो है उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, तो क्या होगा कि दही की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी,
ठीक है, दही की प्राइस नहीं कम नहीं हुई, बल्कि दही की कंजम्पशन ज़्यादा हो गई। सो क्या हुआ कि जी जब आपकी दही की प्राइस ज़्यादा होगी, सॉरी टमाटर की प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी, तो लोग दही खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है, जब एक चीज़ की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाए तो लोग जो है दूसरी चीज़ की तरफ चले जाते हैं कि जी हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं लेना, बल्कि हम लोगों ने दूसरी तरफ जाना है और उसको कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस पर केजी ऑफ कॉफ़ी जो है वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास जो है वो हमारे पास है 500 फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, प्राइस पर केजी ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये मैं कहता हूँ कि जी डिमांड पर केजी ऑफ टी। ओके, ये मैं कहता हूँ कि जी ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मार्केट में 100 केजीज जो है वो दिन के बिकते थे। ओके, नाउ प्राइस को हम लोग, हमारी कॉफ़ी की प्राइस जो है वो क्या हुई है, वो 1000 रुपीज़ पर केजी जो है वो हमारे पास बढ़ गई है। तो डिमांड जो है वो चाय की क्या होगी, वो हमारे पास 100 की बजाय वो 200 तक चली जाएगी। ठीक है, अब क्या है, एक चीज़ की प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से उसकी डिमांड की बजाय उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड में हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, इलास्टिसिटी की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहली पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है कि जी इसको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए कहते हैं कि इम्पॉर्टेंस फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब भी हमारे पास टैक्स इंपोजिशन करती है जी, टैक्स लगाती है, तो वो देखता है कि अगर हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो उनको देख रही होती है। ठीक है जी, कि मुख्तलिफ उसकी जहाँ पे हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होगी हमारे पास। ठीक है जी, इन इलास्टिक डिमांड होगी चीज़ों की, उसके ऊपर वो टैक्स जितना भी लगा दे, उनकी प्राइस जितनी भी ज्यादा हो जाए, उसमें हमारे पास उसकी डिमांड में कमी नहीं आएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, लोगों की वो जरूरत की चीजें और लोग उससे वो नहीं कर सकते। सेकेंडली हमारे पास दूसरी जो चीज है वो है इंपॉर्टेंस फॉर द मोनोपोलिस्ट। ठीक है, मोनोपोलिस्ट ये हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग उसमें देखेंगे, या हम लोग बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक हेडर है, जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जी थ्योरी ऑफ फर्म में कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास फर्म्स होती हैं, डिफरेंट किस्म की मार्केट्स होती हैं। कोई फ्री मार्केट होती है हमारे पास, कोई हमारे पास मोनोपली होती है, कोई होती है हमारे पास ओलिगोपली होती है। ठीक है जी, मोनोपली में ये होता है कि जी एक ही प्रोड्यूसर है, उसके पास ही सब कुछ है, वो ही चीज़ों को जो है वो अपनी मर्जी से उसकी प्राइसेस जो सेट कर सकता है। ठीक है जी, फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अब एक अगर किसी बाजार में अगर एक ही दुकान है, तो वो बंदा जो है वो अपनी ही मोनोपली बना के बैठा होगा, वो जितनी कीमत रखेगा उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा, तो उस हिसाब से वो कर सकेगा। सो इफ द मोनोपोलिस्ट फाइंड So, if the monopolist finds that the determinant for his product is inelastic, he will fix the price at higher level. Otherwise, he will lower the price. Simply inelastic demand में वो भी यही काम करेगा जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा होता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फिक्सेशन ऑफ वेजेस जब होगा हमारे पास, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिक्सेशन ऑफ वेजेस में भी हमारे पास यही ही होगा। फिक्सेशन ऑफ वेजेस में भी हमारे पास यही होगा कि इफ द डिमांड ऑफ द लेबर इज इन इलास्टिक, अगेन इन इलास्टिक डिमांड की बात है, तो हमारे पास क्या होगा कि उनकी वेजेस को हम लोग जो है इट इज इजियर टू रेज देयर वेज, अदरवाइज नॉट। इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड की बात अगर की जाए, तो उसमें भी हमारे पास अगर उसकी ट्रेड में, बैनुल अक़वामी ट्रेड में, हमारे पास बैनुल अक़वामी तिजारत में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी कमोडिटी इन इलास्टिक है कि जी अगर उसकी प्राइस बहुत भी बढ़ जाए तो लोग तो फिर भी वो खरीदेंगे। ओके, सो क्या कर लेते हैं कि उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं, ताकि उसमें क्या हो कि उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, ताकि क्या हो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्शन कर सकें उसके ऊपर। ये रेवेन्यू कलेक्शन, ये टैक्स इंपोजिशन, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो स्टार्ट है। सो उसके बाद अगला हमारे पास है इंपॉर्टेंस फॉर प्रोड्यूसर, जो है कि प्रोड्यूसर जो है वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी उसको वो देखता है। सेकेंडली, इफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इन इलास्टिक, तो प्रोड्यूसर जो है वो स्पेंड करता है अ लार्ज अमाउंट ऑन द एडवर्टीजमेंट फॉर इंक्रीजिंग द सेल। ठीक है जी, अब वो जितनी भी ज्यादा
देखिए कोई बंदा अगर कारोबार कर रहा है ना, तो वो हमेशा क्या करेगा, अपनी जेब पे बोझ नहीं डालेगा, उसकी वो एडवर्टीजमेंट के पैसे भी आपके उस प्रोडक्ट से निकालेगा और वो फिर आपकी जेब से निकलेंगे, ठीक है। वो अगर फॉर एग्जांपल उसकी पैकिंग अच्छी कर रहा है तो वो भी आपकी जेब से ही निकलेंगे, वो उसमें प्रोडक्ट अच्छा यूज कर रहा है तो वो भी आपकी जेब से निकलेंगे। प्रोड्यूसर या जो हमारे पास कैपिटलिस्ट है वो कभी भी अपनी जेब पे बोझ नहीं डालेगा। इसी तरीके से हमारे पास रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है, कि ये रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी कंसीडर किया जाता है ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड और इंपोर्ट्स इन द कंट्री के ऊपर होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात की जाए, उसकी बात की जाए तो वहां पे जो है हमारे पास दो कंट्रीज के दरमियान वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर जो है वो कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है, एंड होगा सॉरी और नहीं होगा, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो क्या करते हैं, वो बायलैटरल ट्रेड शुरू कर लेते हैं किसी चीज की, ठीक है। तो उनकी ट्रेड में सबसे पहला पहला हदफ ये होगा कि जी पाकिस्तान में जिस चीज की कमी है वो उस चीज को देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो देखते हैं कि जी हम लोग कोई ऐसी चीज देखते हैं, इंडिया के पास वो चीज है और पाकिस्तान के पास वो चीज नहीं है, ठीक है, तो इंडिया वाले क्या करेंगे, उस वो चीजें भेजेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान वो चीजें इंडिया भेजेगा जो कि इंडिया में पहले से मौजूद नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन इलास्टिक डिमांड जरूरत है कि जी आप लोग जितना भी उसको महंगा कर दें खैर है, लेकिन इंडिया में वो चीज बहुत जरूरी है, वो बहुत क्रूशियल है, चाहे कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स हो पाकिस्तान में या इंडिया में, या चाहे कोई अच्छा खासा कपड़ा हो, कोई चीज ऐसी हो जो कि इंडिया में नहीं है और वो वहां के लोगों को जरूरत होती है, सो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर पैसा लगाते जाएंगे या उसके ऊपर ड्यूटीज लगाएंगे, उसको महंगा बेचेंगे ताकि इनका फायदा हो। इंडिया की अपनी मर्जी है, वो जिस तरीके से भी लेता है, लेना तो उनको वैसे भी है, या पाकिस्तान की अपनी मर्जी है, उन्होंने लेना तो वैसे भी है, तो वो अपनी उसके जरूरत के मुताबिक उसको जरूर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंस में एक और पॉइंट आ जाता है, वो हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट प्रॉब्लम आ जाता है हमारे के। समटाइम्स ये बहुत मुश्किल हो जाता है टू नो द सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच फैक्टर ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा हेल्प होती है इन डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हमारे पास एक अदर टॉपिक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, सो वो भी आपको वहीं पे वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ हम लोग ये देखते हैं कि जी जब जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट हम लोग को प्रॉब्लम आता है तो उसमें भी हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक इसी तरीके से इंपॉर्टेंस फॉर द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, ठीक है। द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन फिक्सिंग द रेट्स एंड फेयर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स होगा, ठीक है जी, उसके लिए होगा, ठीक है। उसमें भी हम लोग इलास्टिसिटी को देखेंगे कि जी कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब उसके ऊपर उनकी वहाँ पे डिमांड है, ठीक है। अब एक बाजार है, उसमें फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी कोई ऐसा ये हमारे पास मार्केट है और वो आना है हमारा जो कराची का एरिया है वहां से आना है और उसने पेशावर में आके आना है, सो वो क्या करेंगे, उसी के ऊपर होगा कि जी उसकी डिमांड को देखा जाएगा, उसकी डिमांड किस तरीके की है। अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से जो है उसका फिर किराया जो है वो भी डिटरमिन किया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि जो आपका सेल्समैन होता है, सेल्समैन भी उसी हिसाब से मंगाएगा कि जी मैं देखता हूँ यहाँ पे एक चीज़ है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, अब वो देखते हैं कि जी मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि सस्ती भी हो और क्वालिटी में भी अच्छी हो, ठीक है जी। अब वो अगर फॉर एग्जांपल उसको किसी और मुल्क से भी मंगानी पड़े तो वो उस हिसाब से मंगाएगा। अगर एक चीज़ आपको पाकिस्तान में बनी हुई मिल रही है और वो आपको महंगी मिल रही है और आपको दूसरे मुल्क से वो चीज़ सस्ती मिल रही है, ठीक है, और उस पे आपको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको भरने पड़ते हैं, वो करने पड़ते हैं, और फिर भी वो आपको यहाँ पे आके सस्ती मिल रही है, उसकी डिमांड फिर भी ज़्यादा होती है, तो फिर वो क्या करेगा, वो जो रिटेलर है वो भी या वो जो इन्वेस्टर है वो ये जो है क्या करेंगे, उस चीज़ को मंगाएंगे और अपनी मार्केट्स में उसको सेल आउट करेंगे। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसके कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि किस वजह से ये हमें ज़रूरत होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड का पोर्शन है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, ओके। उसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन होगा उसमें हम लोग या अपने अगले लेक्चर में हम लोग सप्लाई को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सप्लाई को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट कोर्स आउटलाइन को देख के कि उसमें क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत होती है, हम लोग उस हिसाब से। सप्लाई का टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, वो मोस्टली एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जी इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास, इक्विलिब्रियम हम लोग किस तरीके से करते हैं, हमें जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ हम लोग जाएंगे कि जी वो कैसे होता है, कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग स्टडी करेंगे जी वो क्या होता है हमारे पास। सो ये हमारे अगले टॉपिक्स होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।